अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हबीबीस वर्ल्ड। आप तो ये CAA NRC के बारे में जानते ही होंगे। तभी इंडिया में ये CAA NRC के बारे में ये जो सियासी चाल गर्म होती है ना, उस टाइम मुझे बहुत ही परेशानी जैसा होने लगा कि ये क्या है CAA NRC बोल के। तभी मुझे पता चला कि हमें इंडिया के नागरिक है बोल के हमें साबित करना है पेपरों के ज़रिए से। ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि हमारे दादा हमारे परदादा ये सब यहीं के हैं, तो फिर भी ये क्यों ये साबित करना ज़रूरी है कि हम यहाँ के हैं बोल के पेपरों के ज़रिए से। यहाँ तक आपको मालूम है बहुत बड़े बड़े मिनिस्टरों के मार्क्स कार्ड सुधा गायब हो चुके हैं। वो खुद अपना मार्क्स कार्ड दिखा नहीं पा रहे हैं दुनिया को, लेकिन हमें हमारे परदादा और उनके बाबा का डिटेल्स दिखाना, इस टाइप का एक कानून आने लगा। तो असम में तभी इन्होंने CAA ये NRC का जो भी लगाया ना, ये नागरिकता साबित करने का पेपर के ज़रिए से, तो वहाँ पे हमने देखा कि एक ही घर में 2 लोगों की नागरिकता या 3 लोगों की नागरिकता साबित हुई है और 1-2 की छूट गई है। समझो अब आपके घर में आपके माँ और आपके बाप में आपका बाप को ये साबित हो गया कि वो इंडिया के नागरिक हैं बोल के, और आपकी अम्मी को ये साबित नहीं हो चुका कि हुआ कि ये इंडिया के नागरिक, मतलब वो पेपर से साबित नहीं कर सके। तो इस तरीके का डर मुझे सताने लगा कि ये क्या है बोल के, ये क्यों ऐसा इस तरीके का एक अजीब एक नमूना ये लेके आई है गवर्नमेंट बोल के। तो इसमें मैं थोड़ा रिसर्च करना चाहता था। तो मेरे ख़ानदान वालों के बारे में मेरे ख़ानदान को मुझे सिक्योर करना था कि मेरे ख़ानदान में जितने भी लोग हैं उनको इस तरीके का डर नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ के हैं और हमारा एंसेस्ट्री कहाँ का है बोल के। तो मैंने इसके लिए रिसर्च किया। देखो ये पूरा मेरा ख़ानदान है, इसे मैंने रिसर्च किया और मैं कहाँ तक पीढ़ी मैं गया, इसमें 7 पीढ़ी तक मैंने ट्रेस आउट किया कि हम 7 पीढ़ी से पीढ़ी पर पीढ़ी दर हम यहाँ पे हैं बोल के। ओके, ये रिसर्च जो मैंने किया, इस रिसर्च ने मुझे और एक रिसर्च करने में हेल्प किया। ओके, ये जो दूसरा रिसर्च जो है ना, वो मैंने क्या किया कि ये हमारा आइडेंटिटी क्या है। ओके, अभी सोचो मैं ये जब कर रहा था तो जब कुरान का एक आयत मुझे इम्प्रेस करने लगा कि अल्लाह ताला ने इसका राज, इसका जो हमें पेपर के ज़रिए साबित करने की ज़रूरत नहीं थी। कुरान में अल्लाह ताला ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सूरह हुजरात में 13वीं आयत में अल्लाह ताला ये बोलते हैं कि वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम ए सिंगल पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल एंड मेड इनटू नेशंस एंड ट्राइब सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज ईच अदर। ये आयत मुझे अच्छी तरह समझा गया कि अल्लाह ताला इसमें ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों को अलग अलग ट्राइब्स में और अलग अलग नेशन में इसीलिए बनाया है तो ताकि आप एक को एक पहचान सको। इसमें मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ का हूँ। अभी ये हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं यही बोलता हूँ कि ये चीज़ से मुसलमानों को क्यों डरा रहे हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे बनाना चाहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस बना के हमारे ऊपर ये थोपना चाहते हैं कि आप कहीं और से आए हो। बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं ना बाबर की औलाद, आज भी बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि आप बाहर से आए हो। तो ये मुझे दूर करना था, इसे मुझे काउंटर करना था। इसे काउंटर करने के लिए मैं क्या किया, डीप स्टडी करना स्टार्ट किया। मैं आपके सामने इसे पेश करना चाहता हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मेरा डीप स्टडी क्या है, आप किस तरीके से इसे काउंटर कर सकते हो बोल के। इसके लिए कोई पेपर की क्या ज़रूरत है। और भी खुले तरीके से अगर बोलना है तो मेरा भाई जो चाइना में है, जो मुसलमान है, उसे मैं अच्छी तरह पहचान सकता हूं कि ये चाइनीज़ है बोल के, राइट। तो अल्लाह ताला यहाँ पे अलग नेशन बनाया है। इसी तरीके से मेरा भाई जो निग्रो है, जो अफ्रीका से आया है, उसे अच्छी तरह से मैं पहचान सकता हूँ कि ये मेरा निग्रो मतलब अफ्रीका से है बोल के। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, जो हिमालयास के नीचे का जो प्रोविंस है ना, यहाँ पे 5 टाइप का माइग्रेशन हुआ था। पहला माइग्रेशन 65,000 ईयर्स बिफोर हुआ था, जो अफ्रीका से माइग्रेट हुए थे। अफ्रीका से माइग्रेट होकर बहुत से जगहों में फैले थे। वहाँ उसी टाइम
ये एक पूरा ग्रुप है ना, इंडस में भी, इंडस का जो इधर का जो इंडस वैली के इधर का जो भी ये है ना लोकेशन है ना, यहाँ भी माइग्रेट हुआ था। ओके, ये जो माइग्रेशन हुए लोग हैं ना, आज आपको कहाँ मिलेंगे? ये सवाल आपको बहुत अहम सवाल है कि आज अगर हम आज ढूंढेंगे तो ये लोग हैं क्या? हैं ये लोग आके आपको अंडमान में मिलेंगे। जो पहले माइग्रेशन हुए थे 65,000 ईयर्स बिफोर, जो ट्राइब्स थे, जो ट्राइबल कल्चर था, वो ट्राइबल कल्चर, वो ट्राइब के लोग हैं ना, आज भी हैं, अंडमान में हैं। अंडमान में देखो, अंडमान में जो लोग हैं ना, उधर बहुत से अलग अलग ट्राइब हैं। ओंगी बोलते हैं, बजुरवा बोलते हैं, इसी तरीके से सेंटेनिस बोलते हैं। ये जो ट्राइब्स हैं ना, एक्चुअली दे वर द फर्स्ट इंडियंस। ओके, ये जो फर्स्ट इंडियंस थे, ये यहाँ पे सेटल हो गए थे। यहाँ पे जो सेटल हुए थे ना, जो ट्राइबल कल्चर उनका था ना, वो ट्राइबल कल्चर आज भी बाकी है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, ये जो ट्राइबल कल्चर उनका जो है, जो अंडमान में है, वो हिंदुइज्म नहीं, सनातन धर्म भी नहीं है वो, नार इस्लाम, नार क्रिश्चियनिटी, नार बुद्धिज्म, नथिंग। इट इज कंप्लीटली ए ट्राइबल काइंड ऑफ कल्चर which is completely different from all these organized segments. Okay, the second kind of जो migration हुआ था, वो आके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वहां से माइग्रेट हुए थे। अभी ये लोग कहाँ पे हैं? अगर आप ये लोग ढूंढने निकलेंगे तो ये जो ऑस्ट्रेलिया से जो आए थे, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स बोल के उनको बोलते हैं, ये लोग आके सेंट्रल इंडिया में है। आज वो सेंट्रल इंडिया में आपको मिलेंगे। ओके, उनका मैं आपको फोटो डाला हूं, देखो ये फोटो में आपको दिखेगा कि इनको बोलते हैं कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स हैं। ओके, ये सेकेंड टाइप का माइग्रेशन हुआ था। अब ये थर्ड टाइप का माइग्रेशन कौन सा है? ये थर्ड टाइप का जो लोग माइग्रेट हुए थे, वो लोग आके ये तिब्बत, अभी आपको तिब्बत जो है, जो नेपाल जो है ना, यहाँ पे मिलेंगे। ये आके मंगोलाइट्स हैं। आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मंगोलाइट्स है बोल के। ये आके चाइना और मंगोलियन है ना, मंगोलिया है ना, वहां से लोग माइग्रेट हुए थे, इनको आके मंगोलाइट्स बोलते हैं। ओके, तीन टाइप का माइग्रेशन हो गया। एक आके फर्स्ट इंडियंस जो अफ्रीका से आए थे। ओके, सेकेंड आके जो लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे। एंड द थर्ड काइंड ऑफ माइग्रेशन वाज मंगोलाइट्स। ओके, अभी वो तिब्बत, वो जगह है ना, असम, तिब्बत, ये जगह पे आपको मिलेंगे वो लोग। ओके, ये आके मंगोलाइट्स हैं। ये तीन टाइप का माइग्रेशन हुआ था। अभी यहाँ पे आपको गौर करने का ये बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों माइग्रेशन में कहीं पे मैंने आर्यन का नाम लिया क्या? ये तीनों माइग्रेशन में मैंने कहीं भी आर्या या आर्यन का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो आर्य नहीं थे उस टाइम, वो नहीं थे, आर्यंस नहीं थे वो। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों ट्राइब्स थे ना, वो आके आर्यन से पहले वाले ट्राइब थे। समझ गए आप? अभी जो फोर्थ ट्राइब आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो फोर्थ ट्राइब का माइग्रेशन है, वो आके मेडिटेरियन से जो लोग आए थे, जो ईरान, इराक और इस पार्ट से, जिसे मेडिटेरियन बोलते हैं, आज भी उसको मेडिटेरियन ही बोलते हैं, जो ये पार्ट से जो लोग आए थे ना, वो आके फोर्थ काइंड ऑफ माइग्रेशन थे। वो माइग्रेटेड लोग जो थे, वो आके ये जो फर्स्ट इंडियन है ना, इनके साथ इंटरमिक्सिंग बहुत हो गया। इनके साथ जो इंटरमिक्सिंग हुआ इनमें जो फर्स्ट इंडियंस थे उनमें, और ये मेडिटेरियन से जो माइग्रेट होके आए थे ना, ये बहुत लोग आपस में शादी हो गए, या आपस में इनमें बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। इस तरीके का एक प्रक्रिया, इनमें इंटरमिंगलिंग ज़्यादा हुआ। जब इनमें इंटरमिंगलिंग ज़्यादा हुआ तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ DNA इनमें प्रोड्यूस हुआ। तो ये आके फोर्थ काइंड ऑफ माइग्रेशन थे। और आपको ये ताजुब होगा सुन के कि इन्हीं के टाइम का जो सिविलाइजेशन है ना, उसको हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जोड़ते हैं। तो यही थे वो लोग जो इंटरमिंगलिंग होके, जो फर्स्ट इंडियन और जो ये फोर्थ जो माइग्रेशन था, उनका जो इंटरमिंगलिंग वाला जो था ना, वो है हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदड़ो सब है ना, वो उनमें आते हैं। ओके, ये आके फोर्थ हैं। ये क्या हुआ पता है आपको? ये लोगों को जब भी फिफ्थ माइग्रेशन जो हुआ ना, ये आर्यन थे।
समझ गए? ये बहुत सालों के बाद ये जो फोर्थ जनरेशन का जो माइग्रेशन हुआ, जो सेटल हो गए थे, जो इंडस वैली बना लिया था, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सिविलाइजेशन यहाँ बन गए थे, मोस्टली दिस काइंड ऑफ पीपल वेर कॉल्ड एज फार्मर्स। ये फार्मिंग करते थे, ये कोई वायलेंट टाइप के लोग नहीं थे, ये फार्मर्स थे और एकदम वो फार्मिंग में यकीन रखते थे, इस तरीके के लोग थे ये। ओके, और इनका सिविलाइजेशन बहुत अच्छा बन गया था। तो इन सिविलाइजेशन को जो ये इसमें नहीं मतलब ये दे वर नॉट वॉरियर्स, ओके, दे वर नॉट चैरियट राइडर्स, दे वर नॉट हॉर्स राइडर्स, ऐसे थे ये लोग। तो इनको जो फिफ्थ काइंड ऑफ माइग्रेशन जो हुआ वो आके सेंट्रल एशिया से हुआ, कजाकिस्तान, आज का जो कजाकिस्तान है ना, वहां से हुआ था, जिनको आर्यन बोलते हैं। ओके, ये जो माइग्रेट होके यहाँ पे आए, तो देखो दो काइंड ऑफ थियरीज है यहाँ पे। एक थियरी ये है कि उससे पहले ही ये जो फर्स्ट इंडियन और ये जो फोर्थ माइग्रेशन हुआ था, इनके साथ जो प्रोड्यूस हुआ ना, जो लोग प्रोड्यूस हुए, वो लोग साउथ को आ गए थे बोल के एक थियरी है। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि कुछ फेमाइन आया था, या हो सकता है कि बहुत बड़ा फ्लड आया था, तो वो पूरे का पूरा सिविलाइज्ड जो कल्चर था वो डूब गया था या सूखा पड़ गया था, तो वो डाउनवर्ड्स आए बोल के एक थियरी है। ओके, तो ये जो डाउनवर्ड्स आए ना, उनको बोलते हैं द्रविडियन बोल के। और दूसरी भी एक थियरी है कि जो लोग आए थे, जो आर्यन आए थे, दे वर टू मच वॉरियर काइंड ऑफ ट्राइब था वो, तो उनसे और वो आके इनके ऊपर कब्जा जमाना शुरू हो गया। कब्जा जमाना शुरू हो गए तो ये लोग क्या किया, साउथ वर्ड्स आ गए बोल के, और साउथ वर्ड्स यहाँ तक आए कि श्रीलंका तक चले गए बोल के एक थियरी भी है। अभी आपको ये फोर्थ जनरेशन वाले लोग कहाँ मिलेंगे और ये फिफ्थ जनरेशन वाले लोग कहाँ मिलेंगे, और ये फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में जो डिस्टिंक्शन है वो क्या बाकी है क्या? अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो एकदम क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। आप साउथ इंडिया में जब भी जाएंगे, देखो मैं आपको ये फोटो में आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ। आप देखो साउथ इंडिया में जो है ना, ये जो साउथ इंडियंस जितने भी हैं उनका एंसेस्ट्रियली साउथ इंडियन डीएनए है, उसको बोलते हैं ASI। इनका जो डीएनए है, इनका डीएनए आके ASI डीएनए बोल के बोलते हैं, विच इज एंसेस्ट्रियली साउथ इंडियन है। सेम वे ये पार्ट है ना, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ इंडियन पार्ट है। ये जो नॉर्थ इंडियन पार्ट के जो लोग हैं वो आके एंसेस्ट्रियली नॉर्थ इंडियन डीएनए ANI बोल के बोलते हैं उसको, वो आज भी बाकी है। और आपको एकदम उनको आप देखते हैं, आप उनको समझ सकते हैं कि चलो भाई ये आके साउथ इंडियन है और ये आके नॉर्थ इंडियन है बोल के आप उनको देखते ही समझ सकते हैं। ओके, आप उनका जेनेटिकल मेकअप अलग रहेगा, और उनको देखने में लेने पॉइंटेड वाला नोज रहेगा, और एकदम वाइट रहेंगे, उनका स्किन कलर अलग अलग रहेगा, और उनका आई कलर अलग रहेगा, उनका हेयर कलर अलग रहेगा। द सेम वे साउथ इंडियन है ना, उनका स्किन कलर थोड़ा डार्क रहेगा। द सेम वे उनका आई का ये अलग रहेगा, और उनका हेयर स्ट्रक्चर अलग रहेगा, उनका पेशानी अलग रहेगा। ये आके साउथ इंडियन है ये। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पेपर क्यों दिखाऊँ? मेरा डीएनए है ना, मेरा डीएनए टेस्ट कर लो। मेरा डीएनए इट बिलोंग्स टू साउथ इंडियन डीएनए। आई एम ए द्राविडियन, मैं पहले से ही हूं। मेरा आइडेंटिटी, आई एम ए द्राविडियन। द सेम वे देयर कुड बी ए मुस्लिम इन नॉर्थ इंडिया, हिज डीएनए, यू चेक हिज डीएनए। अगर असमीज है, अगर असम में कोई है तो उनका डीएनए चेक करो, उनसे पेपर क्यों मांग रहे हो? उनका डीएनए चेक करो, उनके डीएनए में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये जो भी लोग हैं ये आके मंगोलाइड इसके हैं, माइग्रेशन के हैं। तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा इसमें। ओके, इसमें कोई बड़ा ये नहीं चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन है, जो साउथ इंडियन है, ये क्लियर कट आपको समझ में आ गया। अभी चलो, अभी हम ये फर्क आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि रिलीजन क्या था। जो द्रविडियन है, जो मूल निवासी बोल के हम यहाँ पे बोलते हैं, जो बिफोर आर्यन इन्वेशन बहुत साल पहले से ही वो सेटल हो गए थे, फर्स्ट इंडियंस थे वो। फर्स्ट इंडियन के साथ में मिलके उनका जो अमालगमेशन हुआ, उसमें से जो प्रोड्यूस हुए थे वो थे द्राविडियंस। ओके, जिनको साउथ वर्ड्स पुश हो गया आफ्टर द इन्वेशन ऑफ नॉर्थ इंडियंस, ओके, आर्यन ट्राइब। तो अभी यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका रिलीजन का क्या था। तो इनका रिलीजन अगर आप जानना चाहते हैं तो इनका रिलीजन नन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में काउंट होता है कि नाइदर दे वर सनातनीस, नॉर दे वर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, नॉट इवन एनी अदर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ओके,
तो ये लोग अभी भी आपको मिलेंगे अफ्रीका में। ये एक समझ में आ गया। और दूसरी बात, अगर आप हम और आप बात करेंगे कि ये जो इस्लाम आया या कोई क्रिश्चियनिटी आया या कोई सनातनी बन गया, तो इसमें इसका डीएनए बदल गया क्या? समझो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने टोपी पहना तो मेरा डीएनए बदल गया क्या? मेरा डीएनए तो है ना, मेरा डीएनए से आप चेक कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या है, समझो कि अभी मैं एक फोर्ड गाड़ी खरीदा, अगर मैंने फोर्ड गाड़ी खरीदा जो यूरोप में बनी है तो मैं यूरोपियन बन गया क्या? नहीं ना। इसी तरीके से एक मैंने मेरे कोई पुरखों ने इस्लाम कबूल किया है, उनका डीएनए तो नहीं बदला ना। वो यहाँ इस्लाम, यहाँ पे इस धरती पे इस्लाम कबूल किया है, ऐसा नहीं है। देखो, नहीं तो आपको अल्टरनेट थियरी देना पड़ेगा कि समझो सेंट्रल इसमें सऊदी अरब में 1 करोड़ चाइनीज पैदा हुए, सऊदी अरब में 1 करोड़ नीग्रो पैदा हुए, सऊदी अरब में 1 करोड़ आर्यन पैदा हुए, सऊदी अरब में 1 करोड़ द्रविडियन पैदा हुए। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया उधर। चाइना में जो चाइनीज़ जो पैदा हुए सऊदी अरब में, वो चाइना गए। जो इस्लाम कबूल करके जो इसमें सऊदी अरब में जो नीग्रो पैदा हुए वो अफ्रीका गए। जो वहाँ पे जो द्रविडियन पैदा हुए वो इंडिया को आ गए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ मेरा डीएनए द्रविडियन है, मैंने जीने का तरीका जो सीखा है या जीने का तरीका मैंने जो अपनाया है वो इस्लाम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर ऐसा देखेंगे तो सनातन धर्म भी प्रॉब्लम ही है ना, वो भी इंडिया का नहीं था ना। वो भी द्रविडियंस जो भी अभी आप जो भी यहाँ पे देखते हैं ना, आप उनका डीएनए चेक करो, आर्यन डीएनए और द्रविडियन डीएनए चेक करो, वो तो फ़र्क ही है। तो यहाँ पे जितने भी लोग जो सनातन धर्म को अपनाए हैं वो भी तो अपनाए हैं ना, वो इधर ही पैदा हुआ धर्म तो नहीं है ना। एक पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पे जो इंडिया में जो धर्म पैदा हुआ वो कौन सा था? जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो पैदा हुए वो कौन से थे? वो तो एक बुद्धिज़्म था, दूसरा आके जैनिज़्म था, थर्ड वन आके सिखिज़्म था। ये जो मेन कल्चर है वो यहाँ पे हुए थे। दूसरा पूरा ये छोड़ के ये दूसरा पूरा बाहर से ही आए थे। तो यहाँ पे हमने अपनाया है उसको, तो हम कहाँ से बाहर के हो गए? अगर देखो ये कंप्लीटली ये डिविएशन है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि पेपर दिखाओ, तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरा डीएनए चेक करो, मेरा डीएनए इंडियन है, मैं आके द्रविडियन हूँ, मैं न इधर यूरोपियन हूँ ना रहा है मैं नीग्रोइट, मैं नीग्रो तो नहीं हूँ, मैं इसका तो नहीं हूँ, यूरोप का तो नहीं हूँ, तो मेरा तो द्रविडियन डीएनए है। देखो यहाँ पे आप देखो, ये नॉर्थ इंडियन स्टार्स हैं और ये साउथ इंडियन स्टार्स हैं। नॉर्थ इंडिया आप तो इनको जानते हो ना, ये नॉर्थ इंडियन स्टार्स है ना, उनका नाक देखो, उनका आंख देखो, उनका सर देखो, उनके आंखों के कलर देखो, उनका स्किन कलर देखो, वो कैसा लगते हैं देखो। और ये जो साउथ इंडियन है, इनका आंखों का कलर देखो, इनका पेशानी देखो और इनका कलर देखो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है बोल के। ये नॉर्थ इंडियन है और अगर आप इनका डीएनए चेक करेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ANI। ANI इज नथिंग बट एंसेस्ट्रली नॉर्थ इंडियन और विच आर नोन एज आर्यंस। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये साउथ इंडियन स्टार्स, इनका आप अगर डीएनए चेक करेंगे तो 100% दे आर गोइंग टू बी एंसेस्ट्रली साउथ इंडियंस, दैट इज ASI। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट। और मैंने जो बोला आपको कि ये जो 5 टाइप का जो माइग्रेशन हुआ था, उसमें से अंडमानीस, आप देखो अंडमानीस दिख रहे हैं ना, नेक्स्ट आके द्रविडियंस आपको दिख रहे हैं, द्रविडियंस, उसके ऊपर जो आपको सेंट्रल एशिया में दिख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलाइट्स, ओके, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स जो ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेट हुए थे, और उसके ऊपर जो दिख रहे हैं ना वो आके आर्यंस जो कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया से जो माइग्रेट होकर आए थे वो आर्यंस हैं। आप इधर तरफ देखो साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो दिख रहे हैं ना वो आके मंगोलाइट्स हैं। तो ये जो 5 काइंड ऑफ जो ट्राइब हैं, दे हैव migrated from other places, and mostly the first Indians and the mixture of first Indians with the Moola Nivasi who migrated to India far before Dravid, I mean recently जो excavation हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो दिल्ली के पास जो स्केलेटन मिला था ना,
वो स्केलेटन में ये अच्छी तरह साबित हो गया कि उनका जो डीएनए है ना वो कंप्लीटली मैच करता है साउथ इंडियन का जो डीएनए है उनसे मैच करता है। तो इसका मतलब यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एक्चुअली द्रविडियन थे, उनको साउथ में पुश किया गया। और आप राम पुनियानी का ये बयान सुनो जिसमें राम पुनियानी को ये सवाल किया गया कि क्या रामायण इज अ टजल बिटवीन आर्यन एंड द्रविडियन काइंड ऑफ स्टोरी क्या बोल के, एंड ही अग्रीड. He said he never said negatively. He agreed for that. So it is the epics of India is an evidence that there was a tussle between Aryan and Dravidian cultures, and it's a proven fact. Okay. Otherwise you have to there is no other alternative theory existing. जैसे लोकमान्य तिलक तिलक ने इस बात को स्वीकार किया कि आर्य बाहर से आए थे, आर्कटिक जोन से आए थे, और वो विदेशी उस सेंस में यहाँ से बाहर से आए हुए लोग हैं। आर्य जो भारत में आए वो करीब आज से ईसा पूर्व तो आजकल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कॉमन इरा के 2000 साल पहले से यहाँ वो आए। और उस समय सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार भी किया था कई लोगों ने, पर बाद में जब पता चला कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है वो इससे भी पुरानी है, वो 3000 साल पुरानी है, तो फिर इन्होंने आर्यों के आने के टाइम को थोड़ा और पीछे ढकेल दिया। वो ये बताना चाहते थे कि ये जो सिंधु सभ्यता है ये भी आर्य सभ्यता का भाग है। अब वैसे तो खैर इनको हर एक चीज़ पे अपना दावा करना था, वो प्रॉब्लम, पर समस्या ये है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो भी अवशेष मिले हैं उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा पा रहा। नंबर 2, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता के करीब थी। जो आर्यों की सभ्यता थी अलग अलग गांवों में बिखरे हुए पशुपालक, खेती करने वाले, ये उनकी मुख्य बात थी। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति थी वो ज़्यादा विकसित थी उस मामले में कि वहाँ शहर थे, पब्लिक बाथ बहुत फेमस है वहाँ का। और तो फिर उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए ये भी वहाँ डाल दिया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में एक सील मिली थी, वो सील को उन्होंने घोड़े की सील बताने की कोशिश की, क्योंकि घोड़ा और आर्य इसमें एक जुड़ाव है, तो वो उन्होंने करने की कोशिश की। तो ये इसके आगे जाकर हम एक और बात देखना चाहेंगे कि जो साहित्य और बाकी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं उससे पता चलता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो आर्यों के आने वाली वेव से पहले आए हुए लोग थे। वो पहले यहाँ सेटल थे और आर्यों के आने तक उस सभ्यता में समस्या हो गई, बहुत बड़ा ड्राउट, बहुत बड़ा सूखा पड़ा, तो वो सभ्यता नष्ट प्राय होती जा रही थी। और उसी के आसपास आर्यों का यहाँ अलग अलग वेव्स में आना शुरू हुआ। ये उसका एक, मैं लुब्बो लुआब आपको बता रहा हूँ, हर एक का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और उसको फाइनल जो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी तक तो केवल आर्किटेक्चर, साहित्य, इन आधारों पे किया जाता था। अभी जो एक पिछले 3 साल में, और ये पहले नहीं था, पिछले 3 साल में पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने जेनेटिक स्टडीज़ के आधार पे ये बात को सिद्ध करने की कोशिश की है। और उसमें तो बहुत क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट का सवाल नहीं होता। विज्ञान का मामला है, जेनेटिक्स का मामला है। तो वहाँ वो बताते हैं कि भारत में जो लोग आए वो 4 माइग्रेशंस में आए, यानी हम सब लोग मिले जुले हैं, हम सब लोग माइग्रेंट्स हैं, ये वो सिद्ध करती है जेनेटिक ओवरलैप के आधार पे। अब 65,000 साल पहले आए जो भारत के मूल निवासी थे, फिर 7,000 साल पहले ईरान से किसान लोग आए, और ये वो लोग थे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बसे। और उसके बाद आर्य लोग जो आए वो करीब 2000 साल पहले आए। अब ये जेनेटिक के आधार पे उन्होंने इस बात को तय किया है। तो इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि हम सब मिले जुले हुए हैं। और ये जो नस्ल की थ्योरी में भी उतनी सच्चाई आज उसको सिद्ध करना गलत है, क्योंकि जिस प्रकार की जेनेटिक्स हमको मिल रही है उसके आधार पे आर्य, द्रविड़, उसमें भी मेलजोल दिखता है। क्योंकि जो मूल निवासी पहले आए थे 65,000 साल पहले, वो तो पूरे भारत में फैल गए थे। उसी के ऊपर दूसरी लहरें आई और एक दूसरे से मिलती रही। अब ये बात और है कि ईसा पूर्व मतलब कॉमन इरा के करीब 100-200 साल पहले से पहले जो इंटरमिक्सिंग होता था ये एक बदल गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोगैमी। पहले जो कि मेल मिलन होता रहा था तो जेनेटिक
ट्रांसफर होता था, तो उसके बाद से ये जेनेटिक मिक्सचर मिलना हमारे इसमें कम हो गया है। तो इसमें जी कोई शक नहीं कि आर्य मध्य जी एशिया से प्रोफेसर पुनियानी, आपने एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स के आधार पर बताया कि इस तरह से आगमन हुआ और उनमें आर्य भी बाहर से आए थे। तो इस पर तो मैं बाद में आर्य बाहर से आए एरिया थे की एक दूसरे एरिया की दूसरे समान, क्योंकि यहाँ जी 3 लेयर मैंने जैसे बताया आपको, 65,000 साल पहले आने वाले, 7,000 साल पहले आने वाले, और ये 2,000 साल 3,000 साल पहले आने वाले। तो इन तीनों जी। में अलग अलग प्रकार का मिक्सचर है। तो अगर ये मान के चलें कि ये यूरेशिया का कोई इलाका था, मध्य एशिया के आसपास का इलाका था जहां से इस नस्ल के लोग आए, जी इस नस्ल के लोग यूरोप में भी गए, वहाँ हिटलर अपने को आर्य नस्ल का बताता था और वो पूरी एक थ्योरी वहाँ भी चल रही थी। और यहाँ के जो उच्च जाति के लोग हैं वो अपने को यूरोप के आर्यों के समतुल्य मानते हैं। बल्कि जी यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि अंग्रेजों से कहते थे कि हम भी आप ही की तरह बाहर से आए हुए हैं और बिल्कुल हम सही। भी आप ही की नस्ल के हैं, इसलिए हमें आप दूसरे ढंग से ट्रीट कीजिए। जी, ये आपने इसमें देखिए, अब ये जो माइग्रेशन होता है इतिहास में, ये कास्पियन समुद्र, रशियन स्टेपीज का सदर्न पार्ट और टाइग्रिस रिवर, यानी इराक, टर्की, इस एरिया से जो ये लोग निकलते हैं वो 3 दिशाओं में जाते हैं। एक दिशा में आते हैं जो भारत की तरफ आते हैं, दूसरे बीच में ही रुक जाते हैं, और तीसरे पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो ये बात में सही है कि वो जो अपने आप को जो आर्य कहते हैं, और जो इंग्लैंड से आए वो भी उसी उसी स्ट्रीम से निकले हुए थे, और हिटलर भी आर्य होने में अपने आप को एक बहुत गर्वान्वित महसूस करता था। तो भारत में जब अंग्रेजों के आने के बाद ये 2 प्रकार के लोग सवर्णों में से आए। एक इस्लामो सॉरी एक एंग्लोफोब जो अंग्रेजों से नफरत करते थे, भाई ये क्यों आ गए यहाँ। और दूसरे एंग्लोफाइल्स जैसे आपने कहा कि वही कहते भाई हम भी तो आपकी नस्ल के हैं, तो आप हमको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करो। तो जैसे वो अपने हिंदी फिल्मों में होता है ना, मेले में बिछड़े हुए हम भाई भाई हैं, तो हम एक प्रकार से अपने में अच्छे संबंध रखें। तो एंग्लोफाइल्स की उस समय एक प्रक्रिया थी, लोग अपने आप को उस प्रकार से देखते थे। तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ से जो लोग निकले, कास्पियन समुद्र के पास रशियन स्टेपीज, जिस एरिया को आज हम सीरिया, इराक और टर्की के रूप में देखेंगे, मुख्य रूप से वहां से निकले ये ग्रुप, और उस 3 भागों में बट गया। धीरे धीरे कोई एक सरी का ऐसा कोई फैसला लेके नहीं बटा। कुछ लोगों को जो लगा वो वेस्ट में गए, कुछ लोग वहीं रह गए, कुछ दक्षिण में आए, और बाकी लोग इधर भारत की तरफ आए। तो ये उसमें सच्चाई है कि ये लोगों में एक प्रकार की समानता थी। तो मुख्य रूप से प्राकृतिक कारण रहे होंगे, कहीं बाढ़ आई होगी, कहीं सूखा पड़ा होगा, कहीं वृष्टि बहुत ज्यादा हुई होगी, कोई ऐसा प्राकृतिक कारण रहा होगा जिससे इनका माइग्रेशन हुआ होगा इधर या उधर, या अपनी उस समय की जो जातियां थी वो ट्रेवल करती रहती थी, घुमंतू थी, जहां उनको खाने पीने और उस तरह की चीजें मिलती जाती थी वो उस तरफ बढ़ते जाते थे। क्या ये प्रक्रिया थी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये हम जो नागरिकता की कंसेप्ट रखते हैं वो आधुनिक कल्पना है। पहले तो वो सबे भूमि गोपाल की जो ग्रुप्स रहते थे, वो देखते थे हमें अगर अपने पशुओं को चराना है तो ज़्यादा हरी घास किधर मिलेगी, और प्राकृतिक चीज़ों में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें किस तरफ हमको मिलेंगी, इसके आधार पे लोग एक दूसरी जगह दुनिया भर में आते जाते रहे। और उसमें कोई शंका नहीं है कि ये भाई हमको यहाँ आक्रमण करना है या दूसरों को कब्जे में लेना है, उसके अलग अब लोगों के अलग अलग वर्चस्व होते हैं। आने के बाद भी राजनीति चालू होती है, जाति की राजनीति चालू होती है, वर्ण की राजनीति चालू होती है, वो बात और है। पर ऐसा एक निश्चित एरिया हमारा है और वो दूसरों का है, इस प्रकार की कल्पना उस समय नहीं थी। इस बात में कोई शंका नहीं है। जी, लेकिन प्रोफेसर पुनियानी, ये जो आर्य आए थे ये निश्चित रूप से खेती करने वाली जाति नहीं थी, क्योंकि खेती करने वाले तो एक जगह टिक कर रुक कर करते हैं, अपना काम करते हैं। जैसे जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ पर एक स्थायी रिहाइश थी,
तो वो जी लोग खेती कर रहे थे। तो आर्य क्या लूटमार करने वाले लोग थे? आक्रमणकर्ता सही में थे कि उन्होंने आक्रमण किया, लूटा, जानवर लूटे, लोगों को दास बनाया और इस तरह से अपनी वर्चस्व अपना कायम किया? इसमें दो बातें हैं। मुख्य रूप से तो वो पशुपालक थे मुख्य रूप से, और उस समय कृषि का भी थोड़ा विकास हो रहा था। कृषि एक दुय्यम था, मुख्य रूप से वो पशुपालक थे। और यहाँ आने के बाद ये बात भी सही है कि आने के बाद कुछ ट्राइब्स में, कुछ ग्रुप्स में झगड़े हुए और उन्होंने कुछ लोगों को अपना दास बनाया, जो बाद में अलग अलग जाति में उसको रखकर गुलाम शब्द तो ठीक नहीं है, एक विचारों के आधार पे उनको अपने मातहत रखा और उन्होंने नहीं, वर्ण उस समय व्यवस्था। प्रोफेसर पुनियानी, उस समय दास प्रथा का जिक्र मिलता है। जी। दास रखने का दास, स्वामी, यस। ये सारे शब्द हमें मिलते हैं उस समय की व्यवस्था जी। में, उस समय के साहित्य में। हाँ, तो देखिए, जो क्लासिकल जैसे ग्रीक में एक गुलाम प्रथा थी, वो ज़्यादा कड़क थी। और यहाँ एक जो दस्यु और दास प्रथा है, वो उसका उल्लेख बराबर आपने सही कहा कि आर्यों ने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को गुलाम भी बनाया। और बाद में गुलामी, इस प्रकार की गुलामी से ज़्यादा जो उन्होंने सिद्धांत बनाए, उस सिद्धांत में इन्होंने उनको गुलामों के जैसा ही रखा, पर वो एक शारीरिक नियंत्रण जो होता है, चेन में बांध के और सुपरविजन करके, उसके बदले उन्होंने वैचारिक चीज लोगों के मन में डाली कि आपका ये काम है हमारी सेवा करना और आप करते रहिए। और दास प्रथा का भी उल्लेख, जैसे आपने कहा, मिलता है। पर मैं उसको इस संदर्भ में देख रहा था कि दास प्रथा का रूप यहाँ बहुत अलग था। जो क्लासिकल हमको ग्रीस और यूरोपियन सोसाइटीज में मिलता है, उससे थोड़ा यहाँ अलग था। जी, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आए और इन्होंने फिर किस तरह से यहाँ पर अपना साम्राज्य कायम किया? साम्राज्य से मतलब वर्चस्व कायम किया। आपने कहा कि वैचारिक, मानसिक दासता कायम की, उस तरह के ग्रंथ लिखे गए होंगे, साहित्य रचा गया होगा और उस तरह की व्यवस्था कायम की होगी, जाहिर है कि ताकत के बल पर। ताकत, निश्चित रूप से ताकत के बल पर। उन्होंने जो उनके संघर्ष हुए कुछ स्थानीय ट्राइब्स के साथ, पहले भी यहाँ लोग रहते थे, तो उनके साथ जो लड़ाइयों में इन्होंने उन पे विजय पाके उनको अपना नीचे रखा, दस्यु बनाया। और दूसरी बात यह है कि उसी के साथ साथ यहाँ कृषि व्यवस्था का विकास होने लग गया। और वो कृषि व्यवस्था के साथ जो हम देखते हैं कि ऋग्वेद लिखा गया करीब कॉमन इरा के 1000 साल पहले, उसमें पुरुष सूक्त में उन्होंने वो वर्ण व्यवस्था का वर्णन कर दिया कि 4 वर्ण होते हैं, और सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। वो वहाँ से फिर उन्होंने ऋग्वेद के साथ ही आया। बाद में वो चीज़ें जाकर मनुस्मृति में और एक कड़क रूप में, स्पष्ट रूप में एक एक करके उसको रखा गया। पर यहाँ ये बात याद रखने लायक है कि यहाँ उत्पादन व्यवस्था में भी थोड़ा फर्क आता है। उत्पादन व्यवस्था यानी पहले जो पशुपालन मुख्य था, कृषि थोड़ी थी, धीरे धीरे कृषि का वर्चस्व बढ़ते गया। और जैसे कृषि का वर्चस्व बढ़ता है तो राजाशाही का आगमन होता है, फिर राजा खड़े होते हैं और फिर वो क्योंकि उस समय फिर सरप्लस भी आ जाता है। एक बार आप कृषि में आ जाओ तो जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कृषि था, उसके कारण फिर उनकी सभ्यता ने एक अलग रूप लिया। यहाँ कृषि के उत्पादन के साथ वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई, जाति व्यवस्था मजबूत हुई, और राज्य व्यवस्था की एक रूपरेखा बनने लग गई, जिससे राजा अपने अस्तित्व में आए। और उसका फिर आपको जो हमारे पुराण हैं, रामायण और महाभारत, उसमें फिर जो एक कविता के रूप में जो किया गया है, वो एक थोड़ा प्रतिबिंब है कि वो समाज में किस प्रकार से बाकी चीजें होती थी। जी, और इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, जो अक्सर कहा जाता है कि जो राम का लंका विजय थी, राम जी। की, वो दरअसल आर्यों की अनार्यों पर आक्रमण था और विजय थी। उस ये कहानी को इस तरह से भी देखा जाता ये वही सही बात है, क्योंकि ये जो राम का वो 14 वर्ष का वनवास था, फिर वो उसके साथ रावण और चीज़ें जुड़ गई, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि उनकी वो फौज आज के श्रीलंका तक गई होगी। पर जो दक्षिण का एरिया था, जहाँ आर्यों का वर्चस्व कम था,
वहाँ आर्यों की विजय इसके माध्यम से, राम के माध्यम से ज़्यादा हुई, और फिर से ये संस्कृति और उस संस्कृति का मेलजोल और संघर्ष दोनों चीज़ें साथ साथ चली। अंत में मैं एक सवाल आज के संदर्भ में करना चाहता हूं कि ये आर्य नस्ल का पूरा जो विमर्श है, जो जी। डिस्कोर्स है, नरेटिव है, वो दरअसल ये है कि जो ऊंची जातियां हैं वो श्रेष्ठ हैं और उनको अधिकार है, वो डीएनए उनका बेहतर है, इसलिए उनको अधिकार है कि वो अपने हिसाब से नीची जातियों को अपना गुलाम बनाकर रखें। देखिए, ये जो अभी यहाँ एक बात की जाती है कि हम अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि वो जो व्यवस्था थी, जहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पे थी, मनुस्मृति के मूल्य अपने मजबूती पे थे, उसको वापस लाने की बात ये उसका एक इशारों में वही बात है, जब वो कहते हैं कि स्वर्णिम युग तो हमारा इतिहास एक स्वर्णिम था, तो उसको वो स्वर्णिम कहते हैं, क्योंकि समाज के एक वर्ग के लिए तो वो एकदम स्वर्णिम युग था कि उनके वो ऐसी व्यवस्था थी कि जो उनकी सेवा में, चाकरी में जुटी हुई थी, उनको सभी प्रिविलेजेस थे। तो ये आज की जो राजनीति के संदर्भ में आपने कहा, तो उसमें आर्यों को यहाँ का कहना, आर्यों को ये बताना कि वो एक श्रेष्ठ नस्ल थे, और उसमें ये जो इस राजनीति के वाहक हैं, वो अपने आप को उससे ज़्यादा पहचानते हैं कि भाई हम ये लोग हैं, और ये स्पष्ट रूप से कोई नहीं कहेगा कि हमें आज दूसरों पे वर्चस्व करना है, क्योंकि एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्य समाज में कुछ तो आ चुके हैं, तो इसलिए उसको डायरेक्टली तो कह नहीं सकते। पर अस्पष्ट रूप से जब वो पुरातन काल को स्वर्णिम युग कहते हैं, तो उसके पीछे विचारधारा वही है कि वैसी कुछ हमको मूल्य लाना है जिससे यहाँ के सवर्ण संभ्रांत लोग एक विशेष अधिकार को के साथ जी सकें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आर्य के बाहर से आने के बारे में बहुत ठोस प्रमाण हैं। वो भले ही किस्तों में आए हों, एक मुश्त आए हों, लेकिन आए बाहर से थे। इस भूभाग से उनका उस समय कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमें इसको इस तरह से भी नहीं देखना चाहिए कि ये भूभाग किसका था, क्योंकि उस समय तो हर तरफ की जातियां इधर से उधर ट्रेवल करती थी, जहां उनको खाना पानी दाना मिल जाए उस तरफ जाती थी। तो उसको उस युग को आज उतारने की कोशिश करना और अपने को श्रेष्ठ बताना एक बहुत ही घटिया किस्म का नस्लवाद है, और इससे हमें बचना चाहिए। हमें इस विमर्श से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग बहुत हो गई है। अब कोई शुद्ध रक्त आर्य इस देश में नहीं है, सबका रक्त मिल चुका है, और जो बोल रहा है कि वो आर्य है वो महा झूठा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आप। थैंक यू फ्रेंड्स, जज़ाकल्लाह खैरन फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। और हमें इनकरेज ऐसे ही करते रहना विदाउट फेल। प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन। बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन बटन दबाओ और बेल आइकन भी दबाओ प्लीज़, और सो लाइक बटन विदाउट फेल। जज़ाकल्लाह खैरन अगेन।